बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हमारी वीडियोस का मौजू है प्रॉपर्टी सियासत, उससे हटकर बात करेंगे। आज थोड़ा सा हिस्ट्री पर बात करेंगे। जो हमारे नौजवान 25 से 30 और 35 साल के हैं उनको नहीं पता होगा कि खालिस्तान क्या है या क्या था। आज इस बारे में बात करेंगे। जो लोग थोड़ा सा भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या अखबारात पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो उन्होंने सुना होगा इन दिनों के कनाडा में एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कत्ल कर दिया गया। पूरी दुनिया में इस पे बहुत ज़्यादा एहतजाज शोर शराबा हो रहा है। उस कनाडा में इस बंदे को कत्ल किया गया। उसके बाद इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, जापान ने, चाइना ने, इवन के पाकिस्तान के अंदर जो सिख मौजूद हैं, वो के पाकिस्तानी हुकूमत ने तो इस पर ऑफिशियली एहतजाज नहीं किया। पाकिस्तान में मौजूद जो सिख हैं उन्होंने भी एहतजाज किया है। तो ख़बर को समझने के लिए उसका जो पस मंज़र है वो जानना ज़रूरी होता है। तो मैं आज आपको पस मंज़र में लेके जाऊंगा कि ये जो हरदीप सिंह हैं ये कौन थे, खालिस्तान क्या था, सिखों की तारीख कैसे शुरू हुई और सिखों की एक सल्तनत थी बहुत बड़ी, उसके बारे में बताऊंगा। और गोल्डन टेम्पल में जो कुछ हुआ उस बारे में बताऊंगा। और उसके बाद सिखों ने पूरी दुनिया में पनाह ली और किस तरह सिख तितर बितर हो गए इंडिया से। इस बारे में आज मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। वीडियो लंबी होगी, हिस्ट्री पर मबनी होगी और जो लोग इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत अहम वीडियो है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब कोशिश करूँगा कि अपने टॉपिक के अलावा तो थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री या इस तरह के जो वाक़यात दुनिया में होते हैं उनके बारे में भी आपको आगाही दी जाए। तो हुआ कुछ यूं है कि कनाडा में एक सिख रहनुमा थे जो कि खालिस्तान तहरीक के रूहे रवां कह लें या मौजूदा जो खालिस्तान तहरीक है उसके सरगर्म मेंबर थे। तो उनको वहाँ पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कैनेडियन हुकूमत ने इस पर इंडियन हुकूमत से शदीद एहतजाज किया। इस तरह का एहतजाज कभी देखा नहीं गया। कनाडा का कहना ये है, कनाडा की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जोडी थॉमस, उन्होंने ये कहा है कि इसको हमारे शहरी को इंडिया की जो खुफिया एजेंसी रा है उसने कत्ल करवाया है। और उन्होंने जो तहकीक की है सारे के सारे ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। इसके बाद उन्होंने शदीद एहतजाज किया और जो सफारती अमला था इंडिया का कनाडा में उसको मुल्क बदर कर दिया गया। और कनाडा ने ये कहा है कि इसमें रा के एजेंट भी शामिल हैं। जवाब में इंडिया ने डटाई से एहतजाज करते हुए कैनेडियन अमले को भी, जो उनका सफ़ीर था, उनको भी इंडिया से निकाल दिया गया है। तो इसके बाद अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, सारे मुल्कों ने भी इस बात पर एहतजाज किया क्योंकि पिछले एक साल में तकरीबन खालिस्तान तहरीक से जो तल्लुक़ रखते हैं 5 सिख रहनुमा जो हैं उनको मुख्तलिफ मुल्कों में कत्ल किया गया है। इंग्लैंड में भी उनको कत्ल किया गया है और इंग्लैंड वालों ने भी इस बात पर एहतजाज किया है कि हमारे जो शहरी हैं, इंडिया को कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे शहरियों को कत्ल करे, क्योंकि जो कनाडा में सिख गए हैं वो अब कैनेडियन शहरी हैं। तो इस बात पर पूरी दुनिया में एहतजाज, शोर शराबा, गुलगुपाड़ा जारी है। और इससे हुआ क्या है कि सिखों की जो तहरीक, खालिस्तान तहरीक है, उसमें नई रूह फूंकी गई है। पूरी दुनिया में सिखों ने खालिस्तान के परचम लेके जो भारत की एम्बेसी है उनके बाहर एहतजाज शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सिखों ने भी इस पर एहतजाज किया है। तो इस तरह खालिस्तान की जो तहरीक है उसमें दोबारा जान पड़ गई है। तो अब थोड़ा सा सिखों की जो हिस्ट्री है उस पर बात कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे एक बात वाज़ह करता चलूँ कि अब पूरी दुनिया को याद आ गया है कि इंडिया जुल्म कर रहा है। हालांकि इंडिया ने इस एहतजाज के बाद किसी को खातर में नहीं लाए। इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका है और जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी ज़रूरत भी है ये इकॉनमी, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है इंडिया की और उनके बहुत सारे इनके साथ वाबस्ता हैं, जो कह लें कि फ़ायदे वाबस्ता हैं। तो इंडिया ने इस बात को सिरे से माना ही नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाक़या होता तो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ भी लग जानी थी।
इंडिया में जब से ये मोदी हुकूमत आई है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि इन्होंने हर अक़लियत को दबाया है। सबसे ज़्यादा मुतासर मुसलमान हुए हैं। मुसलमानों को गुजरात में जिस तरह इन्होंने कत्ल गारत की, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इवन के क्रिश्चियन जो हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है, उसके बाद जो हिंदू निचली ज़ात के हिंदू हैं उनको भी दबाया जा रहा है, उन पर भी जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है। और सिखों को तो उन्होंने 84 के बाद से बिल्कुल ही उनकी जान निकाल के रख दी है। अब सिखों की जो तहरीक है उसमें जान पड़ी है, और ये जो कत्ल गारत शुरू हुई है खालिस्तान तहरीक, इसके बाद दोबारा शुरू हो गई है। तो जो 5 लोग पिछले 1 साल में कत्ल करवाए गए हैं उनमें नजर सिंह है, नंबर 2 पिजवार सिंह है, नंबर 3 खांदा सिंह है, हरदीप सिंह है, रपू दामन सिंह है। रपू दामन सिंह वो आदमी है कि जिन पर 1985 में इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने कनाडा से एक जहाज़ उड़ा था इंडिया का, उसमें बम रख दिया था जिसमें 313 लोग मारे गए थे। तो फिर इनको रपू दामन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन पर कुछ भी साबित नहीं हुआ और अदालतों ने फिर उनको बरी कर दिया। और उसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट में जो कहा जा रहा है कि राह के जरिए इनको बैरून मुल्क में कत्ल करवा दिया है। जी, तो मेन वीडियो में मैं सिद्धू मूसेवाले का जिक्र करना भूल गया था। सिद्धू मूसेवाला एक सिख था और बहुत अवाइल उम्री में, छोटी उम्र में उसने बहुत ज़्यादा शोहरत इख्तियार कर ली थी और वो चाहता था कि खालिस्तान आज़ाद हो। ये देखे मेरे पास छोटा बेटा सबसे बैठा है 4 साल का, ये भी बहुत बड़ा उसका फ़ैन है। हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं, ये उसके गाने भी गाता फिरता है और इतनी ज़्यादा बच्चों को उससे लगाव और उनसियत और मोहब्बत है। तो मेरे ख्याल से उनका जो कत्ल हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं ये नासर कार फरमा है कि वो खालिस्तान का बहुत हामी था। अक्सर गानों में खालिस्तान का जिक्र करता था, जर्नैल सिंह भिंडरांवाला का जिक्र करता था। और आपने देखा होगा कि उसकी जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं उनके ऊपर भी जर्नैल सिंह की तस्वीरें लगी हुई हैं और उनसे अक्सर इंटरव्यूज़ में, और मैंने देखा है कि गानों में भी वो उनको जिक्र करता था। और हिंदुओं को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी और बहुत सारी दूसरी वजूहात के साथ मेरे ख्याल से एक वजह ये भी है उनके कत्ल की कि कहीं कल को ये बड़ा लीडर ना बन जाए, ये खालिस्तान की तहरीक ना शुरू कर दे, या उनको डर था इससे। और उनके कत्ल में एक वजह ये भी थी कि वो खालिस्तान से प्यार करता था। नाज़रीन, सिख मज़हब जो है इसका आगाज़ 15वीं सदी में बाबा गुरु नानक ने किया है और इस वक्त दुनिया में तकरीबन 2.5-3 करोड़ सिख हैं। और इंडियन आबादी का अगर हम देखें तो 2 से 3% टोटल इंडियन आबादी का सिखों की आबादी पर मुश्तमिल है। अब आ जाते हैं सिखों की हिस्ट्री पे। सिखों की जो हिस्ट्री है उसमें सिखों ने पंजाब पर, या मैं आपको बताता हूँ किस किस इलाके पर सिखों की एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम रही है। और महाराजा रंजीत सिंह ने इस सल्तनत का आगाज़ किया था और 1799 में ये शुरू हुई थी और 1801 से लेके 1838 तक महाराजा रंजीत सिंह इसके हुक्मरान रहे थे और ये बहुत बड़ी सल्तनत थी। अंग्रेज़ों ने पूरे बरे सगीर को फतह कर लिया था, लेकिन ये सल्तनत एंड तक उनके सामने दीवार बनी खड़ी रही। और 1938 में राजा रंजीत सिंह को कत्ल करवा दिया गया, उनके बच्चों को इंग्लैंड भेज दिया गया। ये तो लंबा और चैप्टर हो जाएगा अगर हम इस हिस्ट्री पे जाएंगे। तो इस तरह जो आखिरी उनके गले की हड्डी थी ये सल्तनत, वो भी ख़त्म करके उन्होंने पूरे बरे सगीर पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह एक मुसलमान टीपू सुल्तान थे, उन्होंने भी बहुत, जिस तरह सिखों की इस सल्तनत ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत मज़ाहमत की, तो टीपू सुल्तान ने भी बहुत मज़ाहमत की, लेकिन अंदर से गद्दार लेकर टीपू सुल्तान को भी शिकस्त दी गई और पूरे बरे सगीर के मालिक जो हैं, बिला शिरकत गहरे मालिक, वो अंग्रेज़ बन गए। महाराजा रंजीत सिंह की सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और सिखों ने बहुत अरसा तक इसको एंजॉय किया।
और अब भी सिखों के दिल में जिस तरह उन्होंने पहले एक सल्तनत एंजॉय की है, वो उनका दिल ये करता है कि उनका भी एक अलहदा मुल्क हो, एक अलहदा सूबा हो और बिला शिरकत गैरे वो इसके मालिक हों। जो सल्तनत थी सिखों की, वो छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी। श्रीनगर जो कश्मीर में वाक़या है, इंडियन कश्मीर में है, उधर से शुरू होती थी। पाकिस्तान में अटक का इलाका इसमें आता था, पेशावर का इलाका इसमें आता था, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा भी इसमें आता था। जम्मू का पूरा इलाका, जम्मू का पूरा जो है श्रीनगर से आगे का इलाका भी इसमें शामिल था। उधर से देखें मुल्तान, बहावलपुर और सिंध के इलाके भी इसमें शामिल थे, यानी तिब्बत से लेकर सिंध के इलाके तक, श्रीनगर से लेकर, यानी कि बहुत बड़ी इस सल्तनत की जो थी वो हदूद थी। और सिखों का अब भी दिल करता है कि जिस तरह उन्होंने पहले अपनी एक सल्तनत एंजॉय की है, इसी तरह अब भी उनका एक अलहदा मुल्क होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद 1947 में जब बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ों को ऑफ़र की थी कि अगर आप पाकिस्तान में शामिल होते हैं तो हम आपको आपके सूबे की जो नुमाइंदगी है वो वफाक में और सूबों में 30% तक हम आपको नुमाइंदगी देंगे, आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन सिख कांग्रेस की चिकनी चौपड़ी बातों में आ गए और उन्होंने जो है तरजीह दी या शामिल हो गए इंडिया के साथ और इंडिया का हिस्सा बनना पसंद किया। 1947 में भी अगर देखें तो लाखों लोगों की हिजरत हुई, रेफ्यूजी बने लोग। पाकिस्तान में जो इलाके आए हैं ये सिख अक्सरियत के इलाके थे, फिर उन्होंने हिजरत की, इंडिया में गए, इंडिया से मुसलमान उठ के इधर आए और इसमें लाखों लोग शहीद हुए, लाखों लोग कत्ल हुए। सिखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों का बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया उन दिनों। उसमें हिंदू भी कत्ल हुए, फिर सिख भी कत्ल हुए और इस तरह जो हैं सिख वो हिंदुस्तान में जाके आबाद हो गए अपने उस अलहदा सूबे के चक्कर में, और पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बन गया। अच्छा, वहाँ पे हुआ क्या फिर? कांग्रेस ने उनको धोखा दिया, गांधी ने उनको धोखा दिया और जो उनसे वादे किए गए थे वो वादे पूरे ना किए गए। जब हिंदुस्तान के साथ सिखों ने इल्हाक किया, हिंदुस्तान बन गया तो उनकी जो पहली कानून साजी हुई उसमें हिंदुस्तान ने सिखों को मज़हब मानने से ही इनकार कर दिया और पंजाबी ज़बान जो कि सिखों की मादरी ज़ुबान है उसको पंजाब की फर्स्ट लैंग्वेज करार नहीं दिया गया। इस पर सिखों ने एहतजाज किया और उसमें गांधी का एक बहुत ही मशहूर जुमला है जो उन्होंने कहा था कि यू मिस द बोट, कि अब वक़्त आपने गवा दिया, अब आपको हमारे रहमो करम पर ही रहना होगा। इस तरह उन्होंने पंजाब में जो पंजाब का 75% पानी था वो भी दूसरे सूबों को दे दिया, पंजाब की जो आमदन थी वो भी दूसरे सूबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी और सिखों के साथ मजालम शुरू कर दिए। इस पर सिखों ने 1950 से 1965 तक एहतजाज किया, अपने हकूक़ के लिए वो लड़े हिंदुओं के साथ। 1966 में जो एहतजाज शुरू हुए इसमें 26,000 सिख जो हैं वो गिरफ्तार हुए। सिखों का एहतजाज इतना बढ़ गया कि हिंदुस्तान को बैकफुट पर, जो उनकी गवर्नमेंट कांग्रेस थी उनको बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने इनको अलहदा सूबा दे दिया। लेकिन 30% जो पूरा सूबा पंजाब था उसको अलहदा कर दिया। चंडीगढ़ जो मौजूदा पंजाब का अब दारुल खिलाफा है उसको हरियाणा के सुपुर्द कर दिया और इनको छोटा सूबा दिया एहतजाज के बाद। लेकिन इस पर सिख फिर राजी नहीं हुए और 1971 से सिखों ने दोबारा एहतजाज शुरू किया, जो 1975 तक वो एहतजाज जारी रहा। नाज़रीन, 1971 में जो एहतजाज शुरू हुआ वो 1975 तक जारी रहा और 2.5-3 लाख सिख जो थे उन्होंने ये एहतजाज किया और 1975 को उनके जो मुतालबात थे वो कांग्रेस को मानने पड़े। 1975 में इंदिरा गांधी के दिल में इस एहतजाज के बाद सिखों से नफरत पैदा हो गई और उन्होंने दिल में ये तहैया कर लिया कि किसी न किसी तरह सिखों को दबाना है, उनका एहतजाज रोकना है या उनको हमेशा के लिए हमने खामोश करना है। 1975 में
सिखों ने पंजाब असम्बली तोड़ दी। जैसे मैंने पहले बताया कि इंदिरा गांधी के दिल में सिखों के लिए शदीद नफरत पैदा हो चुकी थी और उन्होंने तहैया कर लिया कि किसी न किसी तरह हमने सिखों को दबाना है कि दोबारा एहतजाज की तरफ ना आ सकें। यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र करता चलूँ कि 1971 में सिखों का एक मजहबी पेशवा कह लें, एक ऐसा करैक्टर कह लें, उसने जन्म लिया कि जब भी सिखों की लिखी जाएगी हिस्ट्री, उसमें अगर उसका जिक्र नहीं आएगा तो वो नामुकम्मल होगी। इनका नाम था जरनैल सिंह भिंडरांवाला। जरनैल सिंह भिंडरांवाला जो थे, दमदमी टकसाल के नाम से उन्होंने एक अपनी मजहबी जमात बनाई। अकाली दल भी सिखों की एक जो है वो जमात थी। इलेक्शन में 1975 के इलेक्शन में सिखों अकाली दल के साथ भी कांग्रेस ने मुज़ाकरात किए और इसके साथ दमदमी टकसाल वालों के साथ भी, जरनैल सिंह भिंडरांवाला के साथ भी उन्होंने मुज़ाकरात किए। जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने उस इलेक्शन में हमायत की कांग्रेस की, और कांग्रेस जब जीत कर हुकूमत में आई तो उन्होंने फिर धोखा किया इसके साथ, सिखों के साथ। और उसके बाद फिर इन्होंने जरनैल सिंह भिंडरांवाला की ज़ेरे निगरानी तहरीक का आगाज़ कर दिया। इसके बाद जलंधर में एक अखबार नवीस का कत्ल होता है और उस कत्ल के बाद जरनैल सिंह भिंडरांवाला पर इल्ज़ाम लगा और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सिखों ने फिर एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज इतना ज़्यादा बढ़ा कि गवर्नमेंट को बैक फुट पे आना पड़ा और जो चार्ज लगे थे भिंडरांवाला पर, उन चार्जों को वापस लेना पड़ा और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद जरनैल सिंह ने बंदूक उठा ली और हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। कत्लेआम किन का किया? पुलिस का। ज़्यादा जो कत्ल किए वो पुलिस वालों के किए, क्योंकि उनको लगता था कि पुलिस के ज़रिए ही हमें ये दबा रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की तो जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जो कि सिखों के मजहबी जो सबसे ज़्यादा अहम 2-3 मजहबी मकामात हैं, उनमें गोल्डन टेम्पल भी एक अहम हैसियत रखता है। तो अपना ऑफिस, अपना हेडक्वार्टर पुलिस से बचने के लिए, हुकूमत से बचने के लिए जरनैल सिंह ने वहाँ कायम कर लिया और वहाँ से कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब एक दफ़ा सिखों को आखिरी दफ़ा दबाया जाए और उनको इस हद तक दबा दिया जाए कि दोबारा वो उठे ही ना। उन्होंने फौज, टैंकों समेत, तोपों समेत लंबी चौड़ी फौज से मुहासरा कर लिया गोल्डन टेम्पल का। तकरीबन 5-6 दिन तक ये मुहासरा चलता रहा और जब वहाँ पर इन्होंने गलबा हासिल किया इंडियन फौज ने, तो उनको पता चला कि जरनैल सिंह के साथ सिर्फ 251 लोग हैं। तो इन्होंने कहा कि जब ये दुनिया में बाहर खबर जाएगी तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि टैंकों और तोपों के साथ हमला किया और 251 लोगों ने 6-7 दिन तक इंडियन फौज को उलझाए रखा। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो मासूम लोग थे सैकड़ों की तादाद में, उनको भी कत्ल कर दिया कि दुनिया को दिखाया जा सके कि हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशतगर्द जो थे उनको पकड़ा है और उनको कत्ल कर दिया है। जरनैल सिंह भिंडरांवाला को कत्ल कर दिया। गोल्डन टेम्पल जो कि एक मुकद्दस मकाम था सिखों का, उसको पूरे के पूरे को तबाह बर्बाद कर दिया गया और उसके बाद सिखों को मज़ीद दबाना शुरू कर दिया और उन पर जुल्म सितम शुरू कर दिया और इस तरह एक दफ़ा फिर सिखों को दीवार से लगा दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम जिसमें गोल्डन टेम्पल को गिराया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। इसके 3-4 माह के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके घर में कत्ल कर दिया गया। उनके 2 जो सिख सिक्योरिटी वाले उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे, सुबह 9 बजे जब वो ऑफिस जाने के लिए निकली तो उनको घर के लॉन में जब वो उनके करीब पहुंची तो 2 सिख, जिनमें एक का नाम सतवंत सिंह था और दूसरे का नाम बेआइन सिंह था, उन्होंने गोलियां मारकर इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया। ये कत्ल की अफवाह जब पूरे मुल्क में पहुंची
تو کیونکہ یہ ہندو اسٹیٹ ہے اور بہت انتہا پسند ہندو وہاں پہ آباد ہیں، تو انہوں نے قتل و غارت گری شروع کر دی۔ 20,000 کے قریب جو سکھ ہیں 3 دنوں میں ان کو نئی دہلی میں قتل کر دیا گیا، چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پورے ہندوستان میں سکھوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور ایک اندازے کے مطابق 40 شہروں میں تقریباً 50,000 کے قریب سکھوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے جو رپورٹ ہے حکومت کی طرف سے آئی ہے، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو سکھ ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ سکھوں کو پورے ہندوستان میں کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور اس کے بعد سکھوں نے ہندوستان چھوڑ کر ملک سے بھاگنا شروع کر دیا، اور جس ملک میں بھی ان کو پناہ ملی وہاں پہ جا کے انہوں نے پناہ حاصل کی۔ ناظرین، اس کے بعد سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد کینیڈا میں آباد ہو گئی، سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد انگلینڈ چلی گئی، یا جس ملک میں بھی ان کو جگہ ملی عافیت انہوں نے اسی میں جانی۔ جس حد تک ان کو ہندوؤں نے دبا دیا تھا، ہندوستان نے دبا دیا تھا، ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور خالصتان کی تحریک بھی ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہی سوچا کہ یہاں پر ظلم سہنے کی بجائے ہم باہر چلے جائیں، اور جو ماڈرن سٹیٹ تھی یا ویلفیئر سٹیٹ تھی انہوں نے بھی دیکھا کہ ان پر انڈیا میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اور کینیڈا میں، اور جو سب سے بڑی تعداد کینیڈا میں ہے سکھوں کی، اور اس کے بعد انڈیا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، تو وہاں پہ جا کر سکھ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اب ہوا کیا ہے پچھلے 1 سال میں کہ 5 سکھ رہنما جن کے میں نے پہلے نام بتائے ہیں، وہ 5 سکھ رہنما جو ہیں ان کو مختلف ملکوں میں قتل کر دیا گیا ہے، اور جو آخری قتل کیا گیا ہے وہ ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں کیا گیا ہے، اور کینیڈین گورنمنٹ نے آفیشلی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو ہماری تحقیقات ہیں ان کے مطابق انڈیا کی جو ایجنسی را ہے اس نے ہمارے ملک میں آ کے مداخلت کی ہے اور ہمارے ملک کے شہری کو قتل کیا ہے۔ انگلینڈ نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں مداخلت کی ہے، کہ یہ ہوتے کون ہیں، کوئی جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ ہمارے ملک میں آ کے ہمارے شہریوں کو یہ قتل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بدقسمتی ہندوستان کی کہ اس کے بعد پوری دنیا میں سکھوں نے دوبارہ خالصتان کی تحریک میں جان ڈال دی۔ پوری دنیا میں احتجاجی، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں سکھوں نے خالصتان کے جھنڈے اٹھا کر احتجاج شروع کر دیا ہے، اور مسلسل احتجاج جاری ہے۔ کینیڈا میں ہزاروں کی تعداد میں جو سکھ ہیں انہوں نے خالصتان کے پرچم لے کر مختلف سڑکوں پر، جو امبیسی ہے انڈیا کی وہاں پر احتجاج دیا، دھرنا وہاں پہ دے دیا، اور انگلینڈ میں بھی ایسا ہی ہے۔ پاکستان میں موجود جو سکھ ہیں انہوں نے بھی خالصتان کے حق میں نعرے بازی کی ہے۔ تو انڈین حکومت کی جو پالیسی ہے، جو مودی جب سے آیا ہے، انہوں نے جو ظالمانہ اقلیتوں کے ساتھ جو بھی نچلی ذات کے ہندو ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، ان کو جس طرح دبانا شروع کر دیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سکھوں کی وہ جو ایک خالصتان کی تحریک دم توڑ چکی تھی، اس نے دوبارہ جان پڑنا شروع ہو گئی ہے، اور اس پر احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں بھی کشمیریوں کے ساتھ کس طرح ظلم کیا، کتنے سالوں تک وہاں پہ کرفیو لگائی رکھا، وہاں کی ڈومیسائل دے کے، جو اقوام متحدہ کے مطابق وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن قانون کو چینج کر کے وہاں پہ ڈومیسائل دیا جا رہا ہے ہندوؤں کو اور دوسرے لوگوں کو، کہ وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت کو کم کیا جا سکے۔ کرسچین ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے بھی جو ہیں چرچ وہ جلا دیے جاتے ہیں۔ تو مودی کی جو حکومت ہے اب پوری دنیا نے اس پر تھو تھو کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں پوری دنیا نے احتجاج کیا ہے انڈیا سے، لیکن اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو پاکستان سکرین سے غائب ہے۔ پاکستان کی طرف سے کوئی حکومتی سطح پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کشمیر پر بھی اب آوازیں خاموش ہو گئی ہیں۔ تو پاکستان کو اشد ضرورت ہے، بلکہ یہ پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ پاکستان ان دنوں جب پوری دنیا بھارت پر چلا رہی ہے، تو یہ بھی سکھوں کے حق میں بھی اور کشمیر کے حق میں بھی ان کو اپنے سفیروں کے ذریعے لابنگ کرنی چاہیے تھی، اور اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے تھا کہ انڈیا میں
अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर पूरी दुनिया को ध्यान देना चाहिए और उनको रोकना चाहिए कि जो वो बैरून मुल्क जिस तरह खालिस्तान तहरीक के जो मेंबरान हैं उनको कत्ल किया है, कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, इस बात से उनको रोका जा सके। तो आज की जो वीडियो थी इसका सब कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि जो हिस्ट्री है खालिस्तान की, जो जिस तरह शुरू हुई थी, जो सिखों का माजी था, सिख अब चाह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ी सल्तनत को एंजॉय किया है, एक बहुत बड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी की है, तो अब उनको एक अलहदा वतन की ज़रूरत है, एक अलहदा सूबे की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह हिंदुओं ने जो उनसे एक गलत फ़ैसला हुआ था 1947 में इंडिया के साथ जाने का, तो अब वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी इंडियन जो स्टेट्स हैं उनमें जो भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचें और सिखों को भी उनका एक अलहदा सूबा या अलहदा वतन मिले, और जो दूसरी तहरीकें चल रही हैं वो भी कामयाब हों और उनको भी अपना अपना अलहदा जो इलाका है, जो सूबा है, जो वतन है, वहाँ पे मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।